हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर 1 है उस पेपर 1 के कंप्लीट सिलेबस का यूनिट वाइज विश्लेषण कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो 6th वाली यूनिट है जिसका संबंध है लॉजिकल रीजनिंग से। तो लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित जो यूनिट 6 में उसका जो कंप्लीट जो सिलेबस है उस कंप्लीट सिलेबस का विश्लेषण आज हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। जो यूनिट 6 में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूरे जो टॉपिक है उन सभी पूरे टॉपिकों को हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। अगर आप हम तक जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है और इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और उस वेबसाइट के माध्यम से आपको कंटेंट मिल पाएगा। और जो ये नोट्स है हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के जो पेपर 1 के जो सिलेबस के कंप्लीट जो ये यूनिट वाइज नोट्स है, ये यूनिट वाइज नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल पाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें आप फीडबैक दीजिएगा, वो चाहे हमारी टीचिंग स्टाइल को लेकर के हो, चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के हो, चाहे एक्सप्लेन के तरीके के लेकर के हो, वो चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का फीडबैक क्यों ना हो, वो चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर फीडबैक दीजिएगा और हम आपके फीडबैक पे जरूर अमल करेंगे और अपने कंटेंट को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो आप जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। और जो ये आज की वीडियो है, आज की वीडियो यूनिट 6 यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर 1 है जिसमें यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित, उससे संबंधित जो कंप्लीट जो सिलेबस है यूनिट 6 का, वो कंप्लीट सिलेबस का विश्लेषण आज इस वीडियो के तहत करने वाले हैं। जो भी टॉपिक है यूनिट 6 में उन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। उन सभी टॉपिकों को सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो के तहत हम आगे किन किन टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, ताकि आप ये समझ पाए कि आगे चलकर के जो ये वीडियो है वो किस तरह से रहने वाली है, किन किन टॉपिकों को कवर करने वाली है और हमें इस वीडियो के तहत क्या मिलने वाला है, क्या हम अंततः इस वीडियो से हासिल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ आप जरूर हासिल करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये जो वीडियो है ये वीडियो काफी लंबी रहने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो के तहत यूनिट 6 के सभी टॉपिकों को एक एक करके विस्तार पूर्वक कवर करने वाले हैं। तो जान लेते हैं कि हम इस वीडियो के तहत कौन कौन से टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लॉजिक के प्रकार को समझेंगे कि लॉजिक क्या है वास्तव में और लॉजिक के कौन कौन से प्रकार है, जिसमें कि निगमनात्मक तर्क विधि को समझेंगे और उसके बाद हम आगमनात्मक तर्क विधि को समझेंगे, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग को हम यहाँ पे समझेंगे। और उसके बाद हम इन दोनों में डिफरेंस को समझेंगे कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग के बीच क्या डिफरेंस है, जिससे आप भली भांति समझ पाएंगे कि वास्तव में ये है क्या है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। और उसके बाद हम तथ्यों के आधार पर तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें कि सर्वव्यापी और सर्वव्यापी सकारात्मक और सर्वव्यापी नकारात्मकता के संदर्भ में बात करेंगे। और उसके बाद हम अंशव्यापी के संदर्भ में बात करेंगे कि अंशव्यापी है क्या है
और अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी नकारात्मक के संदर्भ में बात करेंगे। और उसके बाद भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन को समझेंगे यहाँ पे, जिसमें कि आगमनात्मक ज्ञान और प्रयोग मूलक ज्ञान के संदर्भ में भी जानेंगे। और प्रमाण को समझेंगे कि प्रमाण है क्या है, प्रमाण किस संदर्भ में होते हैं। और उसके बाद हम ज्ञान के प्रकार को समझेंगे, जिसमें कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान या तुलना, और अर्थापत्ति, शब्द, अनुपलब्धि या अनुपस्थिति। तो इस तरह से ज्ञान के ये 6 प्रकार को यहाँ पे समझेंगे। और उसके बाद हम अनुमान की संरचना और प्रकार को यहाँ पे समझेंगे, जिसमें कि व्याप्ति और पक्ष धर्मता। और अंत में हम हेत्वाभास को हम यहाँ पे समझेंगे कि ये है क्या है, किस तरह से भारत में हेत्वाभास होता है। और अंत में हम इस यूनिट 6 से संबंधित जो टॉपिक है उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। तो इस तरह से आज की जो ये वीडियो है, आज की ये वीडियो इन सभी टॉपिकों के इर्द गिर्द रहने वाली है। इन सभी टॉपिकों को हम डिटेल में आगे समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण पाएंगे, कुछ न कुछ महत्वपूर्ण हासिल करेंगे, कुछ नई चीजों से अवगत होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिकों को कवर करते हैं विस्तार पूर्वक, जिसमें कि सबसे पहले कि लॉजिक के प्रकार कौन कौन से हैं, कि क्या होता है ये लॉजिक, किस तरह से इनके जो टाइप्स है। इनके टाइप्स 2 टाइप है मुख्यतः, जिन दोनों टाइप्स को हम एक एक करके समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहला टाइप है वो है निगमनात्मक तर्क विधि। निगमनात्मक तर्क विधि यानी कि ये होती क्या है, ये किस तरह से इसका इजाद हुआ है, इसको डिटेल में समझेंगे। जो निगमनात्मक तर्क विधि है यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग है, इसकी ये जो विधि दी है, इसका जो इजाद किया है ये अरस्तु ने किया है। ये विधि अरस्तु ने दी है। और ये जो ये विधि है निगमनात्मक तर्क विधि, ये विश्लेषणात्मक तर्क विधि के रूप में इसे माना जाता है। और इस विधि के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। किस तरह से जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसको अरस्तु ने दिया था और इसमें विश्लेषण किया जाता है, इसे विश्लेषणात्मक तर्क विधि के रूप में जाना जाता है। इसमें वस्तुओं को उनके घटक भागों में तोड़कर व्यवहार किया जाता है, यानी कि इसमें किस तरह से वस्तुओं को उनके घटक भागों में तोड़कर उन्हें किस तरह से समझा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, निगमनात्मक तर्क विधि में इनमें वस्तुओं को उनके घटक भागों में तोड़कर समझा जाता है। निगमनात्मक तर्क विधि का एक अनुमानात्मक प्रक्रिया है कि किस तरह से इसमें अनुमान के संदर्भ में चीजों को समझा जाता है। तो इसलिए निगमनात्मक तर्क एक अनुमानात्मक प्रक्रिया है। यह गति करता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि इस सामान्य से विशिष्ट की ओर ये गति करता है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर, और सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तो इस तरह से इसका प्रभाव होता है, किस तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। जिसमें कि सबसे पहले सिद्धांत आते हैं और फिर परिकल्पना, फिर अवलोकन, अंत में निष्कर्ष होता है। तो इस तरह से यह डिडक्टिव रीजनिंग। अब हम दूसरा टाइप है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक तर्क। यह है क्या है, इसे विवेचनात्मक तर्क भी कहा जाता है। विवेचनात्मक तर्क भी हम इंडक्टिव रीजनिंग को कहते हैं। इसमें प्रत्येक वस्तु सामान्य गुण जैसा है कि विवेचना की जाती है। जो वस्तु के सामान्य गुण है, जैसी वो होती है एक्चुअल में, उसी रूप में उसकी विवेचना की जाती है इंडक्टिव रीजनिंग के तहत। यह मानवीय टिप्पणी पर आधारित होती है, इसीलिए इसमें मिथ्या की आशंका रहती है। जो ये इंडक्टिव रीजनिंग है,
आज्ञात्मक तर्क है, इसमें क्या होता है, मानवीय जो टिप्पणी होती है, मानवीय जो वक्तव्य होते हैं, उस पे ये आधारित होती है और इसीलिए ये मिथ्या की आशंका इसमें रहती है, इसमें मिथ्या पाई जाती है। आज्ञात्मक तर्क हर समय 100% सटीक नहीं होते हैं क्योंकि इसमें मिथ्या की आशंका होती है। यह गति करता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये किस तरह से विशिष्ट से, पर्टिकुलर से किस तरह से ये सामान्य की ओर ये गति करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर और उदाहरण से सिद्धांत की ओर ये गति करता है, जिसमें कि अवलोकन सबसे पहले होता है, फिर पैटर्न, फिर परिकल्पना और अंत में सिद्धांत। तो इस तरह से ये लॉजिक के प्रकार है, जिसमें कि निगमनात्मक तर्क विधि, जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, और आज्ञात्मक तर्क विधि, जिसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो इस तरह से ये दो लॉजिक के प्रकार है। अब हम इन दोनों में कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है और इंडक्टिव रीजनिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंस को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग को यानी कि निगमनात्मक तर्क को देखते हैं, जिसमें कि आधार एवं निष्कर्ष के आधार पर अगर हम देखते हैं, जिसमें कि निष्कर्ष आधार से अधिक व्यापक नहीं होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में, यानी कि जो निष्कर्ष है वो आधार से अधिक व्यापक नहीं होते हैं निगमनात्मक तर्क में, और जो आज्ञात्मक तर्क है इंडक्टिव रीजनिंग में, इसमें निष्कर्ष आधार से अधिक व्यापक होता है और ये कुछ से सभी की ओर ये होते हैं, ये गति करते हैं। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है यानी कि निगमनात्मक तर्क है, वो किस तरह से आकारिक ये सत्यता पर आधारित होते हैं। जो आकारिक जो सत्यता है वो इसमें होती है, किसमें, डिडक्टिव रीजनिंग में, और जो इंडक्टिव रीजनिंग है, आज्ञात्मक तर्क है, वो विषय की सत्यता पर ये आधारित होते हैं, इसमें विषय की सत्यता पाई जाती है। और निगमनात्मक तर्क उच्च से निम्न की ओर ये गति करता है, ये प्रभाव करता है, और जो आज्ञात्मक तर्क है ये निम्न से उच्च की ओर ये गति करता है, यानी कि प्रभाव करता है। और निगमनात्मक तर्क सभी प्रस्ताव सत्य पर निष्कर्ष भी सत्य होंगे, यानी कि इसमें क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग में जो सभी प्रस्ताव है वो सत्य होने पर ही ये निष्कर्ष भी सत्य होगा। यदि हमारे अन्य जो प्रस्ताव होंगे वो सत्य होंगे तो निष्कर्ष भी वो सत्य निकलेगा। और आज्ञात्मक तर्क में क्या होता है, सभी प्रस्ताव सत्य होने पर भी निष्कर्ष शायद सत्य होगा। ये जरूरी नहीं है कि आज्ञात्मक तर्क में यदि सभी प्रस्ताव सत्य होंगे तो निष्कर्ष भी सत्य ही होगा। ये निष्कर्ष शायद सत्य होगा, ये परिस्थितियों पर ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग के बीच ये डिफरेंस है। अब हम इसके बाद तथ्यों के आधार पर तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे यूजीसी नेट पे हो, वो चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हो, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो तथ्यों के आधार पर तार्किक वाक्यों का जो वर्गीकरण है उसको हम सामान्यतः दो संदर्भ में देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी में होता क्या है, ऐसा कथन या वाक्य जिसमें पूरी बात उद्देश्यों के विषय में कही गई हो, उसे सर्वव्यापी कथन या वाक्य कहा जाता है। यानी कि सर्वव्यापी में होता क्या है, इसमें ऐसा होता है कि जिसमें पूरी बात उद्देश्य के विषय में कही गई हो। जो भी बात कही जाती है ये यहां पे उद्देश्य के विषय में कही जाती है। ऐसे वाक्य या कथन सर्वव्यापी कहलाते हैं। ऐसे वाक्य हमेशा सभी, प्रत्येक या कोई आदि शब्दों से ये आरंभ होते हैं। ये प्रारंभ ही इन वाक्यों से होते हैं, जैसे कि सभी, प्रत्येक,
कोई, इन शब्दों से ये आरंभ होते हैं सर्वव्यापी वाक्य। जैसे कि सभी हाथी जानवर है, और दूसरा है कोई जानवर गाय नहीं है। ये दो जो उदाहरण है, ये दोनों उदाहरण सर्वव्यापी के हैं कि किस तरह से इसमें इन वाक्यों में पूरी बात उद्देश्य के विषय में कही जाती है कि किस तरह से सभी हाथी जानवर है, कोई जानवर गाय नहीं है। तो इस तरह से ये जो वाक्य है, ये वाक्य पूरी तरह से उद्देश्य के विषय में ये कहे जाते हैं। इसको हम और डिटेल में और भी व्यापक संदर्भ में अगर हम समझे तो इनके दो मुख्य भाग हैं, जिसमें कि जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जहां से हम सर्वव्यापी को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जिसमें कि सबसे पहला जिसका टाइप है वो है सर्वव्यापी सकारात्मक। सर्वव्यापी सकारात्मक यानी कि इस प्रकार के तर्क वाक्यों में पूर्ण समावेश होता है। जो सर्वव्यापी सकारात्मक है, इसमें क्या होता है, तर्क वाक्यों में पूर्ण समावेश होता है। ऐसा वाक्य जिसमें सकारात्मक अर्थों को निकाला जाता है सर्वव्यापी सकारात्मक कहलाता है। यानी कि ऐसे वाक्यों में जिसमें सकारात्मक अर्थों को निकाला जाए, वह वाक्य सकारात्मक संदर्भ में कहलाते हैं सर्वव्यापी सकारात्मक। इन वाक्यों की शुरुआत सभी और सब प्रत्येक से होती है। किस तरह से ऐसे वाक्य जो सर्वव्यापी सकारात्मक होते हैं, इनकी शुरुआत ही सभी सब प्रत्येक से होती है। इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, जिससे कि हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये जो सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य होते हैं वो किस तरह से होते हैं। जैसे कि पहला जो उदाहरण है वो है सभी आदमी नेता है। ये पहला उदाहरण है, सभी आदमी नेता है, यानी कि ये किस तरह से कह रहा है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जो सभी आदमी है वो नेता है, और जो ये नेता वाला जो सर्कल है वो बड़ा है, और इसके अंदर जो आदमी वाला जो सर्कल है, ये आदमी वाला सर्कल इसके अंदर बनाया गया है। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो यहाँ पे इसके अंदर जो सभी जो ये आदमी है, ये सभी आदमी नेता है। तो इस तरह से ये सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य के संदर्भ में है कि जो सभी आदमी है, ये सभी आदमी नेता है। और जो दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण अगर हम समझे कि किस तरह से सभी बालक बुद्धिमान है, ये दूसरा उदाहरण है। सभी बालक बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान वाला ये सर्कल है, ये सर्कल बड़ा है, और इसके अंदर बालक वाला ये जो सर्कल है, ये बालक वाला सर्कल बनाया गया है। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है जो यहाँ पे इसके अंदर सभी बालक है, ये सभी बालक बुद्धिमान है। तो इस तरह से ये जो दो उदाहरण है, ये दो उदाहरण सर्वव्यापी सकारात्मकता के संदर्भ में ये चीजों को प्रदर्शित कर रहा है, जो किस तरह से सभी सब प्रत्येक वाक्य से ये शुरू होते हैं। और अगला है सर्वव्यापी नकारात्मक। सर्वव्यापी नकारात्मक यानी कि ऐसा कथन वाक्य जो कोई नहीं, एक भी नहीं से शुरू होता है, नकारात्मक सर्वव्यापी वाक्य कहलाते हैं। ये किस तरह से, ऐसे जो वाक्य होते हैं, कैसे सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य, ये वाक्य कोई नहीं, एक भी नहीं शब्दों से ये शुरू होते हैं। जैसे कि इनको उदाहरण के सहायता से समझ लेते हैं कि कोई आदमी नेता नहीं है। कोई आदमी नेता नहीं है यानी कि जो ये वाला जो चित्र है, ये वाला चित्र, ये चित्र किस तरह से ये प्रदर्शित कर रहा है कि कोई आदमी नेता नहीं है, क्योंकि इन दोनों सर्कलों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जो ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, इसमें आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो
इनमें आपस में किस तरह से कोई आदमी नेता हो सकता था, क्योंकि इनमें कोई संबंध नहीं होने पर कोई आदमी नेता नहीं है। ये दोनों अलग अलग है। जो आदमी वाला सर्कल है और जो नेता वाला सर्कल है, ये दोनों ही अलग अलग है। तो इसलिए कोई आदमी नेता नहीं है। और जो दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण यह है कि किस तरह से कोई बालक बुद्धिमान नहीं है। कोई बालक बुद्धिमान, जिस तरह से पहले वाला उदाहरण में ये जो सर्कल है, ये दोनों सर्कल अलग अलग है, इसी तरह से ये दोनों सर्कल भी अलग अलग है। इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है कि कोई बालक बुद्धिमान नहीं है। बालक वाला सर्कल भी अलग है, बुद्धिमान वाला सर्कल भी अलग है। तो इसलिए कोई बालक बुद्धिमान नहीं है। तो इस तरह से आप इन चित्रों के माध्यम से समझ गए होंगे कि किस तरह से सर्वव्यापी में सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मकता के संदर्भ में ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों को किस तरह से हम बेहतर तरीके से समझते हैं, जो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं। अब हम तथ्यों के आधार पर तार्किक वाक्यों का जो अगला टाइप है, वो अगला टाइप समझ लेते हैं, जो है अंशव्यापी। अंशव्यापी यानी कि ये किस तरह से है? ऐसे वाक्य जिसमें उद्देश्यों के कुछ अंशों के विषय में कहा जाता है, यानी कि इन वाक्यों में, सर्वव्यापी वाक्यों में उद्देश्यों के कुछ अंशों के विषय में कहा जाता है। सभी अंशों के विषय में नहीं कहा जाता है, कुछ अंशों के विषय में कहा जाता है। तो ऐसे वाक्य अंशव्यापी कहलाते हैं। ऐसे वाक्य कुछ, कभी कभी, कुछ नहीं आदि शब्दों से ये प्रारंभ होते हैं। जैसे कि कुछ गायें जानवर है और कुछ जानवर शेर नहीं है। तो इस तरह से ये अंशव्यापी के उदाहरण है। अंशव्यापी को और डिटेल में समझने के लिए इनको हम दो भागों में बांटते हैं, जहां से हम अंशव्यापी को बड़ी बेहतरी से समझ पाएंगे। अंशव्यापी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला जो भाग है वो है अंशव्यापी सकारात्मक। अंशव्यापी सकारात्मक यानी कि ऐसे अंशव्यापी वाक्य जिसमें सकारात्मक अर्थ निकलता हो, अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में, अंशव्यापी सकारात्मक वाक्यों में, इसमें सकारात्मक अर्थ को निकाला जाता है। तो इसलिए इन वाक्यों को अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य, ये वाक्य कुछ, कभी कभी और अधिकतर शब्दों से ये शुरू होते हैं। इन शब्दों से ये प्रारंभ होते हैं कि किस तरह से ऐसे वाक्य प्रारंभ होते हैं, कुछ, कभी कभी, अधिकतर से। जैसे कि कुछ आदमी नेता है, कुछ आदमी नेता है। जो ये उदाहरण है, ये उदाहरण इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरह से ये जो दोनों सर्कल है, ये दोनों सर्कल आपस में संबंधित है, आपस में ये मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये चित्र ये प्रकट कर रहा है कुछ आदमी नेता है। नेता वाला सर्कल कितना यहाँ पे ये आगे आ रहा है आदमी वाले सर्कल में। तो इस तरह से ये प्रतीत करता है कि कुछ आदमी, ये आदमी नेता है। और जो दूसरा उदाहरण है वो है कुछ बालक बुद्धिमान है। कुछ बालक बुद्धिमान, ये चित्र इसको प्रदर्शित कर रहा है। जो बालक वाला सर्कल है और जो बुद्धिमान वाला सर्कल है, वो किस तरह से आपस में ये मिल रहा है, जितना भाग ये मिल रहा है कि किस तरह से कुछ बालक ये बुद्धिमान है, ये इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से ये अंशव्यापी सकारात्मकता के संदर्भ में है। अब हम इसका दूसरा भाग समझते हैं, अंशव्यापी नकारात्मक। अंशव्यापी नकारात्मक यानी कि ऐसा अंशव्यापी वाक्य जो नकारात्मक अर्थ को प्रकट करता हो, अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य जो नकारात्मक अर्थ को प्रकट करता है, वो अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य कुछ नहीं, सभी नहीं जैसे शब्दों से ये शुरू होते हैं।
जैसे कि कुछ आदमी नेता नहीं है, कुछ आदमी नेता नहीं है, इसको इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरह से कुछ आदमी नेता नहीं है। यहां पे इसको डिवाइड किया गया है कि कुछ आदमी, ये आदमी नेता नहीं है, तो ये चित्र इस चीज को प्रदर्शित करता है। अगला उदाहरण है, कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है, कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है। ये चित्र इस तरह से इसको प्रकट कर रहा है कि कुछ बालक, किस तरह से कुछ बालक यहां पे डिवाइड किया गया है कि कुछ बालक यहां पे बुद्धिमान नहीं है। ये चित्र इसको प्रकट कर रहा है। तो इस तरह से ये अंशव्यापी को संदर्भ में हम अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी नकारात्मक, इनको हम यहाँ पे समझते हैं इन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। तो इस तरह से ये दो प्रकार थे तार्किक वाक्यों के। तो अब हम इसके बाद भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधनों को समझेंगे कि किस तरह से भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान की कौन कौन से साधन है। तो उनको हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। जो ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ होता है किसी वस्तु को प्रकाशित करना, किस वस्तु के विषय में जानना और उस वस्तु को प्रकाशित करना, उसको ज्ञान कहा जाता है। और जिसमें कि सबसे पहला जो साधन है वो है आज्ञात्मक ज्ञान। आज्ञात्मक ज्ञान ये किस तरह से, ये किस संदर्भ में होता है? इसमें ज्ञान की प्राप्ति अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर होती है। किसमें? आज्ञात्मक ज्ञान में। जैसे जैसे हम अनुभव की प्राप्ति होती है हमें, वैसे वैसे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि जो ये आगमनात्मक ज्ञान है, ये किस तरह से अनुभव और प्रशिक्षण पे आधारित होता है। जैसे जैसे हमें अनुभव की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और इसे नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन से भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से आगमनात्मक ज्ञान है ये। और अगला है प्रयोग मूलक ज्ञान। प्रयोग मूलक ज्ञान ये किस तरह से? यह ज्ञान प्रयोग, निरीक्षण और अनुभव पर ये आधारित होता है। इसको निगमनात्मक ज्ञान भी कहा जाता है। यहां पर विचार को अभ्यास में परिवर्तित किया जाता है कि किस तरह से प्रयोग मूलक जो ज्ञान है, प्रयोग मूलक ज्ञान में प्रयोग होता है, निरीक्षण होता है, अनुभव होता है, उन पे आधारित ये ज्ञान होता है। तो इसलिए यहां पे विचार को अभ्यास में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से प्रयोग मूलक ज्ञान है। अगला है प्राग अनुभव ज्ञान। प्राग अनुभव ज्ञान, इसमें ज्ञान को स्वयं प्रत्यक्ष की भांति यहां पे समझा जाता है। जब प्रत्यक्ष अनुभूति होती है तो उस दौरान हमें स्वयं प्रत्यक्ष तौर पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसे प्राग अनुभव ज्ञान कहा जाता है। अब हम इसके बाद प्रमाण के संदर्भ में बात करेंगे कि प्रमाण है क्या है, किस तरह से जो ये प्रमाण है, प्रमाण किस संदर्भ में होता है। जो प्रमाण है, प्रमाण एक तरह से एक साधन होता है जो सही ज्ञान तक वो पहुंचाता है हमें, वो होता है प्रमाण। क्योंकि प्रमाण एक साधन के रूप में होता है, जिस साधन के माध्यम से हम सही ज्ञान तक पहुंच पाते हैं, तो उस संदर्भ में प्रमाण को समझा जाता है। जो प्रमाण है, किस तरह से इसको हम अलग अलग संदर्भों में जान सकते हैं। प्रमात यानी कि जानने वाला, जो जानने वाला होता है उसको प्रमात कहते हैं। और प्रमेय जिसके बारे में जाना जाए उसको प्रमेय कहते हैं। इसके बारे में जो भी चीजें जानी और समझी जाती है उसको हम प्रमेय कहते हैं। प्रमाण जानने की एक प्रक्रिया होती है, उसको हम प्रमाण कहते हैं। परिमिति प्रमाण से प्राप्त ज्ञान को परिमिति कहते हैं। तो इस तरह से जो प्रमात है, प्रमात जानने वाला होता है, और प्रमेय जिसके बारे में जाना जाए
वो परिमेय होता है। प्रमाण एक जानने की संपूर्ण प्रक्रिया होती है और परिमिति प्रमाण से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं। तो इस तरह से प्रमाण को इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं। अब हम इसके बाद ज्ञान के प्रकार को समझेंगे कि ज्ञान के कौन कौन से प्रकार है, किस तरह से जो ये प्रकार है वो किस संदर्भ में है। तो जो ये ज्ञान के जो प्रकार है वो यहाँ पे हम 6 प्रमुख प्रकारों को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि किस तरह से जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब ज्ञान की अनुभूति होती है, जिसमें कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान किस तरह से वेद ज्ञान का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण और मौलिक स्रोत होता है, क्योंकि ये किस तरह से पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा ये प्राप्त किया गया ज्ञान होता है। और अगला है अनुमान। अनुमान ऐसा ज्ञान है जो कुछ अन्य ज्ञान का अनुकरण करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान किस तरह से अन्य ज्ञानों के अनुकरण के माध्यम से इसको प्राप्त किया जाता है अनुमान के संदर्भ में। जैसे कि किस तरह से एक कोई जंगल है, जंगल में किस तरह से आकाश में ये दिखाई दे रहा है ऊपर धुआं। जब ये आकाश में धुआं दिखाई दे रहा है किसी जंगल के ऊपर आकाश में, तो यहां से किस तरह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो ये हमें धुआं दिख रहा है, धुआं दिखने की क्या वजह है। ये वजह हो सकती है जो जंगल है, जंगल में आग लगी हुई होगी। तो ये धुआं को देखने के बाद जो हम अनुमान लगाते हैं किस तरह से जो हमें धुआं दिख रहा है, धुआं दिखने से हम ये अनुमान लगाते हैं और इस तक पहुंचते हैं कि किस तरह से जंगल में आग लगी होगी, तब ये ऊपर जो हवा में जो धुआं उड़ रहा है ये धुआं उड़ रहा है। तो इस तरह से जैसे धुएं और आग का संबंध, धुआं दिखने पर आग की वजह हम जान पाते हैं, तो ये अनुमान ज्ञान के संदर्भ में होता है। उपमान, उपमान या तुलना, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजों की समानता के आधार पर तुलना की जाती है। दो चीजें यहां पे होगी और इन दोनों चीजों की समानता के आधार पर तुलना की जाएगी। जैसे कि चांद सा रोशन चेहरा, जो चांद है, चांद का किस तरह से तुलनात्मक एक संदर्भ में किस तरह से चेहरे से इसकी एक तुलनात्मक स्वरूप में इसकी तुलना की गई है कि किस तरह से इन दो चीजों का एक तरह से समानता के आधार पर यहाँ पे तुलना की जाती है। जैसे कि चांद सा रोशन चेहरा, इस उदाहरण के माध्यम से बड़ी बेहतरी के साथ ये जो तुलनात्मक ज्ञान है या उपमान है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। और अगला है चौथा अर्थापत्ति। अर्थापत्ति यानी कि परिस्थितियों के आधार पर अर्थ निकालना, कल्पना के आधार पर। यहां पे किस तरह से परिस्थितियों के आधार पर अर्थ को निकाला जाता है। जैसी परिस्थितियां आती है और परिस्थितियां बदलती रहती है तो यहाँ पे अर्थ भी बदलता रहता है। यह सही और गलत दोनों हो सकता है। जब स्थिति बदलती है तो उसके अनुसार अर्थ भी बदलता है, क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर यहाँ पे अर्थ को निकाला जाता है। किसमें? अर्थापत्ति में। और अगला है शब्द। शब्द, इसमें किस तरह से किसी के द्वारा कही गई बातों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। कि किस तरह से किसी के द्वारा कही गई बातों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें जो किसी के द्वारा जो शब्द कहे गए हो, किसी के द्वारा जो वक्तव्य कहे गए हो, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह
कई बात भरोसेमंद होती है। शब्दों के माध्यम से किस तरह से लोगों के द्वारा कही गई जो बात है उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो शब्द के संदर्भ में आता है। और अगला है छठा, वो है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि या अनुपस्थिति, ये किस तरह से किसी चीज की अनुपस्थिति से ज्ञान की प्राप्ति यहां पे इसके अंतर्गत होती है। जैसे श्याम के पास पुस्तक नहीं है, यानी कि पुस्तक नहीं होने पर श्याम गरीब है, क्योंकि श्याम के पास पुस्तक नहीं है। जब इसके पास पुस्तक नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो यहां से ये मालूम होता है कि श्याम के पास पुस्तक ना होने पर वो गरीब है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति उसे नहीं होती है। यानी कि अनुपलब्धि में किस तरह से किसी चीज की अनुपस्थिति से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब कोई चीज अनुपस्थित होती है, उस अनुपस्थिति की वजह से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे अनुपलब्धि ज्ञान के संदर्भ में देखा जाता है। तो इस तरह से ये ज्ञान के 6 प्रकार हैं जिनको हमने यहाँ पे एक एक करके समझा है। अब हम इसके बाद अनुमान की संरचना और प्रकार को समझेंगे कि अनुमान है क्या है। ऐसा ज्ञान जो हमें प्रत्यक्ष के बाद प्राप्त होता है उसे अनुमान ज्ञान कहा जाता है। अनुमान ज्ञान एक प्रकार से द्वितीय साक्ष्य होते हैं, जिसके द्वारा आधार सामग्री हमें प्रत्यक्ष तथा शब्द से प्राप्त होती है। किस तरह से? जो अनुमान होता है, अनुमान हमें प्रत्यक्ष के बाद ये ज्ञान प्राप्त होते हैं। और इसमें किस तरह से जो ये अनुमान ज्ञान है ये द्वितीय साक्ष्य के संदर्भ में होते हैं। अब हम इसके बाद अनुमान के प्रकार को समझेंगे कि अनुमान है, जो ये अनुमान होता है इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उन सभी टाइप्स को एक एक करके समझेंगे। इसके 2 टाइप्स है, इन दोनों टाइप्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है वो है व्याप्ति। व्याप्ति यानी कि यह तब होता है जब हमें सार्वभौमिक संबंध का पता चल पाता है, जैसी कि अग्नि और धुआं। यानी कि व्याप्ति में अनुमान के संदर्भ में ये इस तरह से है कि जब हमें सार्वभौमिक संबंध का पता होता है तो उसे हम व्याप्ति कहते हैं। तब जाकर के हम आगे अनुमान लगा पाते हैं कि किस तरह से चीजों की व्याप्त होने पर, चीजों के होने पर या घटकों के होने पर हम व्याप्त चीजों के आधार पर अनुमान लगा पाते हैं, जैसे कि अग्नि और धुआं। जब हमें आकाश में कहीं धुआं दिखा तो यहां से हमने क्या अनुमान लगाया है? हमने ये अनुमान लगाया है कि धुआं व्याप्त होने पर कहीं ना कहीं आग लगी है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इस तरह से ये व्याप्ति है। अगला है पक्षधर्मता। पक्षधर्मता इसमें किस तरह से अग्नि पर्वत पर प्रतीत होती है, जहां उसमें हमें धुआं भी प्रतीत हो रहा है। यानी कि जो पक्षधर्मता है, पक्षधर्मता के तहत हम क्या देखते हैं कि किस तरह से अग्नि पर्वत पर प्रतीत हो रही है और जहां उसमें हमें धुआं प्रतीत हो रहा है। जब हमें धुआं प्रतीत हो रहा है तब हम इस अनुमान पे पहुंचते हैं कि पर्वत पे अग्नि है, अग्नि प्रतीत हो रही है, क्योंकि जो प्रतीत सबसे पहले हमें हुआ है वो हुआ है धुआं। यानी कि धुएं की व्याप्ति आकाश में थी और यहां से हम इस अनुमान पे पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं पर्वत पे आग लग रही है, जंगलों में आग लग रही है। अब हम इसके बाद हेत्वाभास को समझेंगे कि हेत्वाभास है क्या है, किस तरह से ये किस संदर्भ में भारतीय तर्क में एक पतन को हेत्वाभास कहा जाता है, कि किस तरह से भारतीय तर्क में एक
पतन को हम हेत्वाभास कहते हैं और इसमें एक कारक वैध एवं तार्किक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें किस तरह से जब हम भारतीय तर्क में एक पतन के संदर्भ में इसको देखते हैं तो इसमें एक भी कारक वैध और तार्किक नहीं होता है। ये होता है हेत्वाभास में, कि किस तरह से हेत्वाभास में जो भारतीय तर्क का एक पतन के संदर्भ में से देखा जाता है। तो इस तरह से ये हेत्वाभास है। अब हम इसके बाद अंत में कुछ इस यूनिट पे बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे कि किस तरह से इस यूनिट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जून 2009 में आया था कि जो निगमनात्मक तर्क है उसका क्या निष्कर्ष है। जिसमें कि पहला जो ऑप्शन है वो है आधार वाक्यों का योग है, दूसरा ऑप्शन है आधार वाक्यों पर अनिवार्यता आधारित नहीं होता है, और तीसरा ऑप्शन है आधार वाक्य से फलित होते हैं, चौथा ऑप्शन है आधार वाक्यों से अतिरिक्त होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, कि आधार वाक्यों से फलित होते हैं निगमनात्मक तर्क। अगला जो क्वेश्चन है वो है समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है वो है व्यवहारिक, और दूसरा ऑप्शन है वो है सामाजिक संगतता, और तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिक संतोष, और जो चौथा ऑप्शन है वो है पुनः अवलोकन। इसका सही ऑप्शन है वो है डी, चौथा, पुनः अवलोकन, कि समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए पुनः अवलोकन पर। तो इस तरह से ये इसका सही आंसर है, चौथा, पुनः अवलोकन। अगला क्वेश्चन है वो है निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है। यह क्वेश्चन दिसंबर 2009 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है इसका वो है पर्याप्त साक्ष्य, कि किस तरह से ये पर्याप्त साक्ष्य पे होगा, और दूसरा ऑप्शन है वो है आलोचनात्मक विचार, और तीसरा है तार्किक संबंध देखना, और चौथा ऑप्शन है पुनः अवलोकन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि तीसरा, तार्किक संबंध देखना। निगमनात्मक तर्क में तार्किक संबंध देखा जाता है। जैसा कि हमने पहले जब हमने निगमनात्मक तर्क को हमने यहाँ पे समझा इस वीडियो के तहत, उसमें हमने किस तरह से इसमें जाना कि इसमें तार्किकता का संदर्भ देखा जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है तार्किक संबंध को देखना। और अगला जो क्वेश्चन है वो है लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि इसको बताना है क्यों है लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जून 2010 में पूछा गया था। जो पहला ऑप्शन है वो है वह धार्मिक व्यक्ति है, वह शिक्षित है, वह धनी है, वह विवेकी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, कि वह विवेकी है। कि किस तरह से लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि वह विवेकी है। तो इस तरह से इसका ये सही उत्तर है डी। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सी युक्ति नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिसंबर 2011 में पूछा गया। तो किस तरह से जो नीचे तर्क दिए गए हैं निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सी युक्ति नहीं है। पहला ऑप्शन है यदि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, क्योंकि आज मंगलवार है कल बुधवार होगा। राम ने मुझे अपमानित किया इसलिए मैंने उसके नाक पर हमला बोला। राम घर पर नहीं है इसलिए वह शहर गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कि यदि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थक वक्तव्य है। समानार्थक वक्तव्य कौन सा है ये बताना है नीचे दिए गए ऑप्शनों के आधार पर। कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिसंबर 2009 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है मनुष्य ईश्वर की तरह है और ईश्वर महान है। अगला जो ऑप्शन है वो है गांधी जी राष्ट्र के पिता है, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मनुष्य ईश्वर की तरह है। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थक वक्तव्य है उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनुष्य ईश्वर की तरह है। तो इस तरह से इस यूनिट से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने अधिक क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम इस यूनिट पे पकड़ बना पाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस यूनिट पे बेस्ड जो कभी ना कभी यूजीसी नेट जीआरएफ में पूछे गए थे। उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरह से जो ये आज की वीडियो है, आज की वीडियो यूजीसी नेट जीआरएफ यूनिट 6 जो पेपर 1 है जिसका संबंध यूनिट 6 का लॉजिकल रीजनिंग से है, उस पे जो सभी बिंदु है, सभी जो टॉपिक है, यानी कि जो सिलेबस है यूनिट 6 का उसके अंतर्गत जो सभी जो टॉपिक है उन सभी टॉपिकों पे बेस्ड ये आज की वीडियो रही है। और उन्हीं सभी टॉपिकों हमने यहाँ पे एक एक करके समझा है। जब आपने ये वीडियो अब कंप्लीट देख ली होगी तो वास्तव में आपने कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहां से हासिल की होगी। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा, वो चाहे कैसा भी क्यों ना फीडबैक हो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, आप हमें कमेंट के थ्रू फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप इन टॉपिकों से संबंधित या इस टॉपिक के अलावा अन्य टॉपिकों पर आप अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो चाहिए डिटेल में, तो हम आपको उस टॉपिक पे डिटेल में अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमें जरूर कमेंट के थ्रू उस टॉपिक को बताइएगा। और अंत में अगर आपने फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।